इटली के मेरीन अधिकारियों को गिरफ्तार करके केरला के कोस्ट पर ले आया गया। 2 फिशरमैन की मौत हो गई तो बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ, जिसके चलते भारत और इटली के बीच में संबंध नाजुक मोड़ पर पहुंच गए। आखिर ऐसा क्यों है कि भारत अपनी यूरोप की विदेश नीति में इटली को एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में देख रहा है। दुनिया की तेजी से बदलती हुई जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को देखते हुए भारत यूरोप में अपना एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बहुत लंबे समय से तलाश रहा था, जिसका अमेरिका और यूरोप दोनों में ठीक ठाक संबंध हो, यानी अच्छी खासी उसके पैठ हो। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जब इटली की यात्रा पे गए तो उन्होंने इटली को एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्टैब्लिश करने की बात कही। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि साल 2025 में भारत ने इटली के साथ ज्वाइंट स्ट्रैटेजिक प्लान ऑफ एक्शन 2025 टू 29 साइन किया था, जिसके तहत इटली को एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में स्टैब्लिश करने की बात कही गई थी। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। बात करें अगर इटली के भारत के साथ ट्रेड की, तो ये ट्रेड का आंकड़ा लगभग $16 बिलियन के आसपास बैठता है, जो 2025 से लेकर के 30 के बीच में $20 बिलियन तक बढ़ाने की बात कही गई है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट वेस्ट एशिया और यूरोप को जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया था, जिसे कहा गया इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। With a rail link that will make trade between India and Europe 40% faster. ये भारत को इन देशों के साथ, खासकर वेस्ट एशिया और यूरोप के देशों के साथ एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप में इन्वॉल्व करता है, और ये IMEC भारत के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, जो न सिर्फ भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के लिए एक स्ट्रैटेजिक काउंटर के रूप में स्टैब्लिश होगा। लेकिन भारत और इटली के बीच संबंध इतने आसान नहीं रहे हैं। बात करें अगर साल 2010 में ऑगस्टा वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर स्कैम के बारे में, जो ये पूरी डील 3600 करोड़ रुपए में साइन की गई थी, इसमें इटली की ये कंपनी ऑगस्टा वेस्टलैंड, जिसको भारत के पॉलिटिशियंस को एक सेफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनकी अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए इन 12 हेलीकॉप्टर्स को देने की बात कही गई थी। इसमें इसी इटली की कंपनी ने भारत के अधिकारियों पर, कुछ मिडिलमैन पर यह आरोप लगाया कि इस प्रोजेक्ट को साइन कराने के लिए उनसे 217 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई, ब्राइब की गई और बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ, जिसके चलते भारत और इटली के बीच में संबंध नाजुक मोड़ पर पहुंच गए। और ये 2010 में हुआ ही था कि 2012 में इटालियन मेरीन केस हो गया, जिसमें इटली के 2 मेरीन अधिकारी, एक मैसिमिलियानो और दूसरे सेल्वाटोर जीरोन शामिल थे। इन्होंने भारत के मछुआरों को, जो इंडिया के 20 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर फिशिंग कर रहे थे, इंडियन फिशरमैन जो सेंट एंथोनी नामक सी वेसल के रूप में फिशिंग करने के लिए जा रहे थे, उनके ऊपर शूट कर दिया, फायरिंग कर दिया, और जिसके चलते 2 फिशरमैन की मौत हो गई। इसके बाद भारत की कोस्ट गार्ड ने कार्रवाई की और इन इटली के मेरीन अधिकारियों को गिरफ्तार करके केरला के कोस्ट पर ले आया गया। इसके बाद इटली की सरकार यूनाइटेड नेशंस चली गई और यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन में भारत ने ये मुद्दा उठाया कि चूंकि ये दोनों भारतीय थे, भारतीय मछुआरों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस वजह से इस पूरे मुद्दे को भारत को सौंप देना चाहिए और भारत के कोर्ट में ट्रायल चलना चाहिए। लेकिन इटली की सरकार ने इसे मना कर दिया, जिसके चलते यूनाइटेड नेशन ने बाद में दोनों के बीच में मध्यस्थता कराई, जिसके बाद इन दोनों मेरीन अधिकारियों को छोड़ा गया और कहा गया कि दोनों अपनी ड्यूटी का फॉलोअपमेंट कर रहे थे, यानी ड्यूटी निभा रहे थे, कि चूंकि ये दोनों मरीन अधिकारी अपने ऑयल टैंकर्स का प्रोटेक्शन कर रहे थे और उन्हें लगा कि इंडियन फिशरमैन उनके ऑयल टैंकर्स पर अटैक करने आ रहे हैं, इस वजह से उन्होंने शूट किया। इसीलिए इसको हीनस क्राइम में ना देख करके एक मिसअंडरस्टैंडिंग के रूप में देखना चाहिए। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस की इस परमानेंट आर्बिट्रेशन काउंसिल ने ये फैसला दिया कि मुआवजे के तौर पे 100 मिलियन यूरोज इन भारतीय मछुआरों के परिवार को दिए जाएंगे। इसके बाद भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को माना और इसी फैसले को आगे बढ़ाते हुए इस मुद्दे को परमानेंटली क्लोज कर दिया और ईयर 2021 में इस मुद्दे के ऊपर फाइनल वर्डिक्ट लगा दिया गया कि अब से ये मुद्दा भारत और इटली के बीच में डिस्कस नहीं हुआ, ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो ये कुछ बड़े मेजर कंसर्न थे जो भारत और इटली के बीच में एक मेजर इरिटेंट का काम कर रहे थे। लेकिन ईयर 2022 में जब जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री बनी
तो भारत को उन्होंने एक अलग एंगल से देखना शुरू किया, भारत को एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में स्टैब्लिश कराना शुरू किया। और तो और इटली में भारत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर सके, जैसा टाटा मोटर्स का बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट है इटली में, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट को, भारत के इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी बार बार भारत के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात कर रही थी। और उसी ज्वाइंट स्ट्रैटेजिक प्लान ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाते हुए इटली और भारत के बीच में लगातार अच्छे संबंधों को स्थापित कराने की बात कर रही थी। पीएम मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का यह म्यूचुअल बॉन्ड भारत की मॉडर्न डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा प्रतीक है, जहां भारत इटली को सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं देख रहा, बल्कि यूरोप में एक ध्रुव के रूप में, एक पोल के रूप में और भविष्य में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में स्टैब्लिश करना चाहता है, जहां पर चीन को रोकना, खासकर इंडो पैसिफिक से लगा करके वेस्ट एशिया और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को पूरा करते हुए, मॉडर्न जियोपॉलिटिकल कंडीशंस में अपनी नीड्स को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करते हुए इटली को एक मेन फ्रेम के रूप में स्टैब्लिश करना, ये भारत की इस समय यूरोप में प्राथमिकता के तौर पे देखा जा रहा है। सो इन अ वर्ल्ड वेयर वॉशिंगटन इज सो अनप्रेडिक्टेबल, बीजिंग इज सो कॉम्प्लिकेटेड एंड मॉस्को इज कंस्ट्रेंट, यूरोप इज नो लॉन्गर इंडियाज बैकअप प्लान, बट यूरोप इज द प्लान फॉर इंडिया।